बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 15 सितंबर 2020 ट्यूसडे, साइंस 8 में खुशामदीद। डायरी आज यूनिट 9 हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके 3 लेक्चर्स जो हैं वो इकट्ठे ही हैं, जिसमें से 2 लेक्चर जो है वो आज करेंगे और थर्ड लेक्चर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मार्क कर लें, ठीक है, और राइट कर लें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन राइट करने वाले हैं वो राइट कर लेंगे आप अपने रजिस्टर पर आज, लेकिन लर्न जो है आप कल के लिए कर लेंगे, ठीक है। और आप में से कोई स्टूडेंट समझता है कि मैं लर्न भी आज कर सकता हूँ तो वो आज कर ले, ठीक है। तो ओवरऑल 2 लेक्चर्स आपने आज याद भी करने हैं, ठीक है, और मार्क वगैरह करने वाला काम भी करना है। और जो थर्ड लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मार्क और राइट करने वाला काम आज कर लेंगे और लर्निंग जो है वो कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर 1 में करना है पेज 131 से लेकर 133, इसको समझना है और ये जो है आप याद करेंगे फिर। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का 5th पार्ट जो है हमने मार्क करना है, बाकी हिस्सा, ठीक है, और वो आप लर्न करेंगे साथ में। और देन लॉन्ग लेक्चर नंबर 2 है आपका, जिसमें आप पेज 133 से लेकर 134 तक करेंगे, ठीक है, और साथ में MCQs हैं वो हम करेंगे और वो आप याद करेंगे फिर, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करेंगे, ठीक है, और ये आपने राइट करने हैं जो मार्क राइट करवाए गए हैं, ठीक है, और बाकी जो है आपने सारे जो है बाद में लर्न करने हैं। जो मार्क करने वाले हैं वो मार्क कर लेंगे और राइट करने वाले राइट कर लेंगे। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज तो हमने देखे हुए हैं कई तरह के, ठीक है, मुख्तलिफ मेटल्स के बने हुए ब्रिज होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिज हैं ज़ाहिर है ये सॉलिड पर मुश्तमिल होते हैं। ब्रिज यानी कि पुल को कहते हैं। तो पुल भी जो है वो फैल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मसला है कि पुल जो है अगर उसको जगह नहीं मिलती एक्सपेंड करने के लिए तो वो मुड़ जाएगा, वो टूट फूट का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है पुल के साथ भी होगी, ठीक है, क्योंकि पुल भी एक सॉलिड है और वो भी एक्सपेंड करेगा। तो इसका इलाज क्या निकाला गया है, इसका हल क्या निकाला गया है, ये हम देख रहे हैं। आयरन girdles are used in the construction of bridges. One end of each girdle is fixed while the other end rests on the rollers. अच्छा जी, कहता है कि लोहे के गार्डर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, शतीरियाँ या गार्डर, ठीक है, वो पुल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। और इस गार्डर का जो एक एंड है ये वाला, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, यानी कि ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता, ठीक है। जबकि दूसरा जो गार्डर होता है वो फ्री होता है, ठीक है, और ये रोलर्स होते हैं, ठीक है, सिलेंडर नुमा पहिए का काम कर रहे हैं, ठीक है। रोलर्स हैं जिनके ऊपर ये गार्डर जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। कब मूव करेंगे वो भी उसने बता दिया है। अच्छा, उससे पहले वो बता रहा है अ गैप इज़ आल्सो लेफ्ट एट दिस एंड। जिस एंड पर रोलर्स है ना उसी एंड पर गैप्स भी होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये गैप वाला एरिया है, ठीक है। तो कहता है कि गार्डर जो हैं लोहे के और जो ईंटों का बना हुआ हिस्सा है उसके दरमियान में थोड़ा गैप रखा जाता है ताकि जो आयरन के गार्डर हैं वो फैल सकें जब हीट मिले। इन दिस वे the girdles can move forward or backward during expansion or contraction. रोलर्स लगाने का मकसद क्या है कि जब ये एक्सपेंड करें तो इजीली आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है मूव कर सकें, और जब जो है गर्मियों सर्दियों में ये कंट्रैक्ट करें तो ये आसानी से वापस भी आ सकें, ठीक है। यानी कि ये पूरा एक मैकेनिज़्म के तहत रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो नीचे जो है रोलर्स गिर पड़ेंगे, बल्कि एक लिमिट रखी जाती है जिस हद तक रोलर्स आगे या पीछे मूव कर सकते हैं।
इफ़ देयर इज़ नो एक्सपेंशन गैप ब्रिजेस में गेट डैमेज। अगर हम ये गैप ना रखें, ठीक है, ये जो गैप रखा गया है अगर ये ना रखा जाए तो क्या होगा, एक्सपेंशन की वजह से हमारा जो ब्रिज है वो तबाह भी हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। तो ये देख लें हमने जो है किस तरह से एक टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने ब्रिज जो हैं एक्सपेंशन की वजह से ख़राब होने से बचा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि जो लोहे के बने हुए गार्डर होते हैं जो कि ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक साइड पर फिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, ठीक है, नॉट मूवेबल। जबकि दूसरी साइड पर वो मूवेबल होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं रोलर्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर एक गैप रखा जाता है ताकि ये जब एक्सपेंड करे तो आसानी से जो है ये गैप फिल हो जाए, ठीक है, और हमारा जो गार्डर है वो भी ख़राब ना हो, ठीक है। और रोलर्स क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ धकेलने में इसकी हेल्प करेंगे, तब ये एक्सपेंड करेगा और जब ये सुखरेगा तो ये पीछे की तरफ लाने में रोलर्स इसमें मदद करेंगे। और अगर जो है हम जो है ये गैप ना रखते या इसको फिक्स कर देते तो क्या होता, या तो गार्डर टूट सकता था, ठीक है, या फिर मुड़ सकता था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी नहीं हैं पुल के लिए, ठीक है। तो ये उसने टेक्निक बता दी हमारे यहाँ जो इस्तेमाल की जाती है। ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स, बिल्कुल इसी तरह से हमने देखी हुई हैं, ठीक है। ये तारें जो है बिजली की तारें लगी होती हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से टेलीफोन की तारें लगी होती हैं, ठीक है। तो वो भी जो है ज़ाहिर है सॉलिड की बनी हुई हैं, वो भी कंट्रैक्ट कर सकती हैं, वो भी एक्सपेंड कर सकती हैं। तो ज़ाहिर है जब वो तनाव की हालत में आ जाएंगी और जब उन्होंने एक्सपेंड करना होगा और उन्हें जो है वो प्रॉपर जो है वो एक्सपेंशन नहीं मिल पाएगी या कंट्रैक्ट कर रही होंगी तो प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट ना कर पाएंगी, ज़ाहिर है वो टूट जाएंगी, ठीक है। तो इस मसले का हल उन्होंने क्या किया हुआ है, ओवरहेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स एक्सपेंड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कंट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। यानी कि हमारे सरों के ऊपर यानी कि गलियों में ऊपर जो तारें लगाई जाती हैं, बिजली की तारें या फिर जो है टेलीफोन की तारें, वो एक्सपेंड भी कर सकती हैं और कंट्रैक्ट भी कर सकती हैं, यानी फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं। तो इस मसले का हल क्या निकालते हैं, द वायर्स बिटवीन टू पोल्स आर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग सो दैट दे मे कंट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग। अब ये फैल रही हैं तो तब तो कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये नीचे ढीली हो जाएंगी थोड़ी सी। अच्छा, इसके अलावा उसने वर्ड इस्तेमाल किया था कि जो टेलीफोन की और बिजली की तारें हैं वो पोल, ये पोल्स हैं, ठीक है, वो पोल्स यानी कि खंभे वगैरह जो होते हैं उनके साथ जो है वो इंस्टॉल्ड होती हैं या कह लें कि कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि ये जो वायर्स हैं वो कुछ अमाउंट तक जो है सैग होता है इनके अंदर, यानी कि थोड़ा सी ढीली होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनमें ढीलापन रखा जाता है सो दैट दे मे कंट्रैक्ट इन विंटर, ताकि ये आसानी से जब सर्दियाँ आएँ और ये सिकुड़ें तो आसानी से थोड़ी सिकुड़ भी सकें, ठीक है। और अगर ये हम ढीलापन नहीं रखें, ठीक है, झुकाव नहीं रखें तो क्या होगा, स्नैपिंग हो जाएगी, यानी कि ये टूट जाएंगी, बड़ी तेज़ी के साथ चुटक जाएंगी। तो इसको टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक सैग रखा जाता है, यानी कि एक ढीलापन या झुकाव या कह लें कि कर्व रखा जाता है ताकि जब ये सिकुड़ें तो थोड़ी तनाव की हालत में जो है आती भी हैं तो ये ब्रेक ना कर जाएं, ठीक है। स्नैपिंग का मीन होता है एक आवाज़ के साथ या किसी चीज़ का टूट जाना। जी, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारी जो बिजली की तारें हैं या टेलीफोन की तारें हैं उनको टूटने के बचाने के लिए क्या रखा जाता है, सैग या फिर कह लें कि कर्व रखा जाता है, लूज़ रखी जाती हैं तारें, थोड़ी सी, इतनी लूज़ भी नहीं कि ये ज़मीन के साथ ही लग जाएं, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा
वो चेक किया जाता है ना कि हमारी जो सॉलिड है वो कितनी किस हद तक फैल या सिकुड़ सकती है। लार्ज बैंड्स इन पाइप्स। अब जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड पाइप, किसी स्टील के पाइप जो है, या फिर लोहे के पाइप वगैरह, या फिर प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो पाइप्स होते हैं उनमें जो है वो बैंड्स रखे जाते हैं। इस तरह से इनको मोड़ के लगाया जाता है। द पाइप थ्रू विच हॉट और कोल्ड लिक्विड और गैस फ्लोज आर ऑफन गिवन बैंड्स सो दैट दे मे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। ठीक है, कहते कि बड़े जो पाइप होते हैं, ठीक है, जो पाइप्स होते हैं उनमें से गर्म चीज़ें गुजर रही हैं या फिर ठंडी चीज़ें गुजरती हैं, तो कोई गर्म गैस फ्लो कर रही होती है। ज़ाहिर है जब गैस गर्म फ्लो की करेगी तो ये फैलेंगे, ठीक है, और ठंडा पानी या लिक्विड को गुजरेगा तो ये सिकुड़ेंगे भी, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसमें कंट्रैक्ट भी करेंगे, फैलेंगे भी। तो इस मसले का हल क्या निकलता है, पाइप्स के बैंड्स रखे जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा मोर रखे जाते हैं ताकि आसानी से ये बग़ैर क्रैकिंग यानी कि बग़ैर टूटे जो है एक्सपैंड भी कर सकें और कंट्रैक्ट भी कर सकें। तो ये बैंड्स जो रखे जाते हैं, ठीक है, ये क्यों रखे जाते हैं पाइप्स के अंदर, ताकि पाइप जो है वो कंट्रैक्ट करने यानी कि करने पर टूट नहीं जाए, ठीक है, और एक्सपैंड भी ये इजीली कर सके, क्योंकि ये जब एक्सपैंड करेगा तो थोड़ा इस तरह से एक्सपैंड कर देगा। अगर हमने सीधे पाइप लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से जब गर्म पानी ठंडा पानी गुजरेगा तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा और इसमें दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है। तो कह लें कि एक स्पेस एरिया प्रोवाइड कर दिया है। पीछे से हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9.3 मार्क कर रहे थे। लास्ट टाइम जो है हमने जो है वो रेलवे ट्रैक तक किया था। अब उससे ऑनवर्ड वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का 5th पार्ट जो है वो हो जाता है। तो ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं। इसमें से आप जो है वो डायग्राम्स भी जो है हर एक की ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी कि ये पाइप की डायग्राम है, ये भी ड्रॉ करेंगे अपने तौर पर, और लॉन्ग क्वेश्चन का ये हिसाब भी बनाएंगे, ठीक है। ओवरहेड पावर लाइंस हैं, ये आप ड्रॉ करेंगे। ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और डी शेप रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और एक्सपेंशन गैप रेलवे ट्रैक है, इसकी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे अपने तौर पर, ठीक है, और ये क्वेश्चन का पार्ट भी बनाएंगे। यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। जिस तरह से हमने अभी सॉलिड्स की बात की कि सॉलिड्स एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिक्विड भी एक्सपैंड या कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि थर्मामीटर जो है उसके अंदर जो है बेसिकली हम लिक्विड्स का कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर रेड कलर में बेसिकली जो है अल्कोहल है, ठीक है, जो कि एक्सपैंड भी कर सकता है, ठीक है, फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, यानी कि इसको हीट मिलेगी तो ये फैलेगा, और जब जो है वो इसको ठंडक मिलेगी तो ये सिकुड़ भी जाएगा, ठीक है, और इसके कलर की वजह से हम आसानी से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो थर्मामीटर क्या है, वो वाला वो मशीन, ठीक है, वो डिवाइस जिसकी वजह से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर में कौन सी चीज़ फैल या सिकुड़ रही है, बेसिकली अल्कोहल, ठीक है, यानी कि एक लिक्विड जो है फैल या सिकुड़ रहा है। इसके अलावा थर्मामीटर के अंदर आम जो डॉक्टर्स के पास थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर मरकरी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और मरकरी का जो है सिल्वरी सा कलर होता है, ठीक है, और मरकरी भी एक लिक्विड है, वो फैलती या सिकुड़ती है, ठीक है, तो हम आसानी से उससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे उसने दिया है ये 2 स्केल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, यूनिट इस्तेमाल होते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, देखते हैं। द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन प्रॉपर्टी लिक्विड इज़ वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट टेक्निक्स
एक्सपेंशन और कंट्रक्शन की जो खसूसियत है वो मुख्तलिफ़ लिक्विड्स में लिक्विड्स की ये जो प्रॉपर्टी है मुख्तलिफ़ टेक्निक्स में जो है इनको बड़ा यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड लाइक मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज इन थर्मामीटर। मर्करी के अंदर कौन से दो लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं? थर्मामीटर के अंदर कौन से दो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं हम? मर्करी या अल्कोहल। ठीक है। देन हमारे पास डेफिनेशन है, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एक मशीन, एक डिवाइस जिसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस मशीन या डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। When the bulb of the thermometer is touched with some hot object, the liquid inside the narrow tube of the thermometer expands and rises up, and the temperature of the hot object can be read on the scale. अच्छा जी, ये हमारे पास नीचे बल्ब है इसका। ठीक है। तो क्या बता रहा है, जब थर्मामीटर का जो बल्ब है उसके साथ कोई गर्म चीज़ हम लगाते हैं, टच करते हैं, तो क्या होगा कि इस बल्ब के अंदर जो है बेसिकली लिक्विड होगा। ठीक है। लिक्विड को हीट मिलेगी तो लिक्विड एक बारीक सी ट्यूब जो रेड कलर में हमें नज़र भी आ रही है, जिसमें से अल्कोहल मूव कर रहा है। ठीक है। ट्यूब तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और ये जो लिक्विड है रेड कलर का है। तो कहता है कि जो लिक्विड है वो बल्ब से निकलकर ट्यूब में मूव करना शुरू कर देता है, और ये ट्यूब बहुत ही नैरो यानी कि बारीक होती है। और वो लिक्विड ऊपर की तरफ क्यों गया है? क्योंकि जो लिक्विड है उसको हीट मिली है तो वो एक्सपैंड कर गया है एंड राइजेज अप, एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट कैन बी रेड ऑन द स्केल। ठीक है। और जितना ऊपर जाएगा हम उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करीब 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका टेम्परेचर है। ठीक है। और अगर हम सेल्सियस स्केल पर देखें तो ये ऑलमोस्ट 20 और 30 के दरमियान कह लें कि तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस जो है या 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंडिकेट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम थर्मामीटर को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है मालूम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या जाना कि लिक्विड्स भी फैलते या सिकुड़ते हैं, जब उनको हीट दी जाती है तो वो फैलते हैं, और जब उनको जो है वो ठंडा किया जाता है, ठीक है, हीट देना बंद कर दी जाती है तो लिक्विड सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ को हम जो है वो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर क्या है? बेसिकली एक आला है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर किस तरह से जो है वो किस तरह से लिक्विड फैलता है या सिकुड़ता है इसके अंदर, तो वो बताता है कि इसके बल्ब के अंदर जो है वो अल्कोहल या मरकरी होती है। ठीक है। तो जब हम इसको जो है इसके साथ कोई गर्म चीज़ टच करती है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो फैलता है। ठीक है। और ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है। इस बारीक सी ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है। और दोनों साइड पर जो है वो स्केल लगे होते हैं, तो उस स्केल को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि उस बॉडी का, उस चीज़ का कितना टेम्परेचर है। ठीक है। द एयर फील्ड इन व्हीकल टायर्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल्स, etc. expands in hot weather. As a result, the tires and balls can burst in hot weather. अच्छा जी, कहता है कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हवा भरी होती है। बिल्कुल इसी तरह से वॉलीबॉल एक गेम है। ठीक है। उसमें जो है प्लास्टिक का जो है वो गेंद इस्तेमाल की जाती है। या बास्केटबॉल है, उसमें जो है बॉल इस्तेमाल की जाती है। बास्केटबॉल तो देखी हुई है ना, एक बास्केट लगी होती है, उसमें बड़ी सी फुटबॉल जैसी जो है बड़ी बॉल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। इसी तरह से वॉलीबॉल में दरमियान में नेट लगा होता है। कुछ पर्सन जो है, कुछ खिलाड़ी एक साइड पर होते हैं, कुछ खिलाड़ी दूसरी साइड पर होते हैं, या फिर एक एक खिलाड़ी जो है एक साइड पर एक दूसरी साइड पर होता है। ठीक है। तो वो भी जो बॉल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी हवा भरी होती है। तो बेसिक क्या है, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में और टायर्स के अंदर जो है हवा भरी जाती है। एक्सपेंड्स इन हॉट वेदर। ठीक है। तो ये भी गर्मियों में फैल सकते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट द टायर्स एंड बॉल्स कैन बर्स्ट इन हॉट वेदर।
तो गर्मियों में जब हीट मिलेगी तो ज़ाहिर है क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है वो फैलेगी, ठीक है। और गैस के फैलने से अगर जो है वो गैस बाहर नहीं निकल पाती, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो क्या होगा कि जो कंटेनर है यानी कि बाल्स हैं या टायर्स हैं वो बर्स्ट कर जाएंगे, यानी कि फट जाएंगी। तो यहाँ पे उसने बेसिक बता दिया कि गर्मियों में जो टायर फट जाते हैं या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल्स जो है वो फट जाती हैं, तो उनके फटने की वजह बेसिकली हीट होती है। हीट की वजह से वो गैसेस एक्सपैंड करती हैं और गैसेस के एक्सपैंड करने की वजह से जो है वो चीज़ें फट जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, while filling up the bottles with soda water, some space is left over above the liquid surface for allowing the expansion liquids in hot weather. पहले तो मैं आपको बता दूं सोडा वाटर, जो कि हमने पीछे भी किया हुआ है। ये सोडा वाटर जो बॉटल्स होती हैं बेसिकली, जैसे कोक है, स्प्राइट वगैरह, ये सोडा वाटर बॉटल्स हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड की जाती है, ठीक है। यानी कि बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है, जो गैस निकलती है जब हम जो है ढकना सक्रिय करते हैं, ठीक है, या ढकना जो है उठाते हैं या ओपन करते हैं। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो है वो बोतलें जिनके अंदर सोडा वाटर जो है वो भरा जाता है, ठीक है, इनके ये जो ऊपर जगह रखी जाती है, खाली जगह। इस खाली जगह रखने का मकसद बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड जो है उसने फैलना होता है, ठीक है। जब हीट मिलती है तो ये आसानी से फैल सके। अगर हम ये काम ना करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिक्विड जब फैलेगा तो ज़ाहिर दीवारों पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ये फट जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर गैस भी है, तो गैस को भी जब हीट मिलेगी तो उसको भी एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली बॉटल जो है वो फट भी जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने बता दिया कि ये जो खाली जगह रखी जाती है, इस खाली जगह रखने का मकसद क्या है कि लिक्विड्स आसानी से एक्सपैंड कर सकें। कब? जब इन्हें गर्मी मिले। नेक्स्ट हमारे पास पहला जो लेक्चर है, लेक्चर 1, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने थर्मामीटर को भी एज अ क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, तो पीछे जितना वर्क किया है उसे ध्यान से करना है, ठीक है। उसकी फिगर्स अपने तौर पर आपने जो है रफ जो है रजिस्टर पर बनाएंगे, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट या उसके अंदर ऐड भी करेंगे। देन हमारे पास है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर या पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, जो है पानी का जो है एक अजीब सा या कह लें कि अलग थलग जो है वो बिहेवियर होता है, ठीक है। बिहेवियर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिहेवियर होता है कि हमें कोई बात करता है तो हम उसके रिस्पॉन्स शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो लिक्विड हैं, ठीक है, या सॉलिड है, उनको हीट की जाती है तो फैलते हैं। तो हम कहेंगे कि ये पानी का जो है किसी लिक्विड या सॉलिड का बिहेवियर है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो फैलता है। बिल्कुल इसी तरह से पानी का भी ख़ास बिहेवियर है जो बिल्कुल दूसरे लिक्विड के निस्बत मुख्तलिफ है। तो आइए हम जानते हैं कि पानी का ये ख़ास बिहेवियर या पिक्यूलियर बिहेवियर जो है वो क्या है। द बिहेवियर ऑफ द वाटर विद राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्राम अदर लिक्विड्स, ठीक है। कहता है कि पानी का जो बिहेवियर है दूसरे लिक्विड्स की बनिस्बत जो है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम करने पर जिस तरह से दूसरे लिक्विड फैलते या सिकुड़ते हैं, उस तरह से पानी जो है फैलता या सिकुड़ता नहीं है। तो आइए हम जानते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। When temperature of water is increased from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it contracts, its volume decreases and its density increases. अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद समझाऊँ, यहाँ पे एक नया वर्ड है हमारे लिए, डेंसिटी। उसको आपको समझ लेना चाहिए। हम जो साइंस है उसके अंदर डेंसिटी का मीन लेते हैं, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यानी किसी चीज़ का मैस जो एक जगह पे ज़्यादा कर दिया जाए तो उस चीज़ की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। आइए हम डेंसिटी को ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये इसी साइज़ का
दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है 6 बॉल्स जो है वो रख दी हैं, ठीक है। इक्वल साइज़ की 6 बॉल्स जो इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि मुझसे ये इक्वल साइज़ की नहीं बन रही। और दूसरी जो हमारे पास जो है वो बॉक्स है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये बनिस्बत उसके थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने 4 जो बॉल्स हैं वो इक्वल साइज़ की रख दी हैं। अब काउंट करें तो ये कितनी बॉल्स हैं, 6, और ये कितनी बॉल्स हैं, 4, ठीक है। जगह दोनों की फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लेते हैं कि ये जो है वो 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, सपोज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब दोनों का अगर मास चेक करें, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल साइज़ की हैं, बॉल जो हैं दोनों साइड पर इक्वल साइज़ की हैं, ठीक है। और हर बॉल का वज़न आपस में सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर बॉल का वज़न 1 kg है, तो हम कर लेते हैं कि ये 6 kg है, ठीक है, और ये है वो 4 kg है। अब जो है वो वॉल्यूम जो है 5 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूब में हम लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो करीब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते घना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंगल है, उसमें ज़्यादा दरख्त हैं तो हम कह लेंगे कि वह जंगल बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है। और एक जंगल है जिसमें कम दरख्त हैं तो हम कहेंगे वो कम डेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने अभी बात की कि मास ओवर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर डिवाइड करें तो ये 6/5 होगा, ठीक है, और दूसरी वाले में 4/5 होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका आंसर बड़ा किसका आएगा। इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये जो है 4/5 से छोटा है तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9 के करीब, 0.8 इसका आ जाएगा। इसका 1 पॉइंट जो है वो समथिंग आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसका जो है डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी और इसकी डेंसिटी जो है वो कम आ जाएगी। इट मीन्स कि अगर किसी ख़ास जगह पर जो है मास ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी जगह पर मास कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर हम आपस में देखें तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास जो है वो कम है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो हम अब देखते हैं। इसमें क्या बताता है कि जब टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये देख लें, 0 डिग्री सेल्सियस पानी का बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर पानी जो है फ्रीज़ हो जाता है। तो जब हम इसको हीट अप करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल तो टेम्परेचर जो है पानी का ज़्यादा होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उस कंडीशन में पानी जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। जब कोई चीज़ कंट्रैक्ट करती है तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जब किसी चीज़ का वॉल्यूम कम हो जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मास ओवर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डेंसिटी है, ठीक है। और ये अपोजिटली बात कर रहे होते हैं, आपसली रिएक्ट कर रहे होते हैं। इट मीन्स के वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने बेसिकली क्या बताया है कि टेम्परेचर जब पानी का ज़्यादा करते हैं यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, सुखड़ जाता है। आम रूटीन में क्या होना चाहिए था कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो उसको कंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था बल्कि एक्सपेंड करना चाहिए था। तो ये इसका अजीब बिहेवियर है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, और आम रूटीन में क्या होना चाहिए था कि हीट मिलने पर किसी चीज़ को फैलना चाहिए था, लेकिन ये फैलता नहीं बल्कि
सिकुड़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये भी एक अजीब बिहेवियर है। और डेंसिटी के हवाले से अगर बात करें तो डेंसिटी किसी चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों करैक्टर जो उसने बताए हैं पानी के हवाले से, ये दूसरे लिक्विड की बनिस्बत मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए ये पानी का एक अजीब बिहेवियर है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, कि अगर हम टेम्परेचर पानी का 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो उस दौरान पानी जो है दूसरे लिक्विड की बनिस्बत ऑपोजिटली जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। तो ये इसका पिक्यूलियर बिहेवियर हो गया। देन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि नेक्स्ट बता रहा है ऑन कूलिंग फ्राम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बिगन्स टू एक्सपैंड, दिस वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं, तो जब हम ठंडा करेंगे, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि पानी से बर्फ़ बन जाएगी। तो कहते हैं कि हम इसको ठंडा कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या होगा, 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने तक पानी जो है वो फैलेगा, और फैलने पर कोई चीज़ जो है ज़्यादा जगह घेरती है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और जब वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बनिस्बत दूसरे लिक्विड्स के ऑपोजिट हैं। तो इस हवाले से पानी का बिहेवियर जो है क्या है, पिक्यूलियर बिहेवियर है, एक अजीब बिहेवियर है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या नतीजा निकालते हैं कि पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म किया जाए तो पानी जो है वो सिकुड़ता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि हम जब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं तो पानी जो है वो फैलता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और ये करैक्टर जो है, ये दोनों करैक्टर बनिस्बत दूसरे लिक्विड के ऑपोजिट हैं, ठीक है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, और यही पानी का एक अजीब बिहेवियर है। अच्छा जी, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो फ्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब इस बिहेवियर के, पानी का ये जो अजीब सा बिहेवियर है, उसका फ़ायदा क्या होता है वो हम जानेंगे। ड्यू टू दिस पिक्यूलियर बिहेवियर when water freezes it expands and density of ice become less than water, that is why ice floats on water surface. In this way aquatic life survives underneath frozen lakes and ponds. अब एक चीज़ हमारे जहन में बड़ी जो है वो आती है, सर्दियों में तो हर चीज़ ही ठंडी हो जाती है, ठीक है, पानी भी ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से जो है टेम्परेचर कम हो जाता है पानी का, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ जो है इलाके हैं या पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर देख लें, या मरीकागान वगैरह वाले इलाके देख लें, ठीक है, तो अगर वहाँ पे अगर कोई पोंड है, तालाब है या झील है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर तो बर्फ़ बन गई होगी सारी, तो उसके अंदर मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहेंगी, ठीक है, मछलियाँ मर जाएंगी या ज़िंदा रहेंगी। इसका आंसर है मछलियाँ वहाँ पे ज़िंदा रहती हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इतना ठंडा पानी या बर्फ़ बन गई है वहाँ पर, तो वो कैसे वहाँ पर ज़िंदा है। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से ज़िंदा है। कहता है कि पानी का जो पिक्यूलियर बिहेवियर होता है, उसकी वजह से पानी जो है वो, यानी कि जब पानी फ्रीज़ करता है तो वो क्या कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है, और जब फैलती है कोई चीज़ तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि पानी जब फ्रीज़ करेगा तो उससे क्या बनेगी, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ ही बनेगी ना, और ये ऊपर बर्फ़ बनती जा रही है। यानी कि ऊपर पानी की ऊपर वाला जो पानी होता है समुंदर के अंदर या दरिया के अंदर या फिर झील के अंदर, ठीक है, या पॉन्ड के अंदर, ऊपर वाला पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। और बर्फ़ जो है क्योंकि वज़न में हल्की होती है,
डेंसिटी को हम वज़न में हल्का होने के हवाले से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी की बनिस्बत कम होती है, और हमें पता है जो चीज़ जो है हल्की होती है वो हमेशा पानी के ऊपर तैर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लकड़ी जो है वो पानी के अंदर डालते हैं तो लकड़ी जो है पानी की बनिस्बत वज़न में हल्की होती है, ठीक है। तो वो जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर पानी के अंदर कील डाल दें, ठीक है, तो पानी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन जो कील है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पानी जो है वो कील जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, इसलिए बर्फ़ के ऊपर तैरती रहती है। एक की ये फ़ायदा हो गया, ठीक है, पेक्यूलियर बिहेवियर का, कि एक्सपेंशन की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई है और ये बर्फ़ जो है ऊपर तैर रही है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, बर्फ़ जो है इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। इंसुलेटर के तौर पे काम करने से क्या मुराद है कि बाहर की जो ठंडक है उसे अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से अंदरूनी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बाहर -10 डिग्री सेल्सियस है और ये बर्फ़ बनी हुई है नीचे, ठीक है, तो क्या होगा कि बर्फ़ की वजह से बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आएगी, जिसकी वजह से अंदरूनी पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गर्म रहेगा, ठीक है। और पानी जो है काफ़ी हद तक गर्म है तो फ़िशेज़ आसानी से पानी में जो है वो मूव करती रहेंगी, ठीक है। और जहाँ तक बर्फ़ बन गई है उससे नीचे मज़ीद बर्फ़ भी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो ठंडक ही नहीं आ रही, तो जब ठंडक नहीं आएगी तो अंदरूनी जो पानी है वो मज़ीद ठंडा भी नहीं होगा और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ही नहीं पहुँच सकेगा, और इस तरह से ये बर्फ़ में कन्वर्ट भी नहीं हो सकेगा। और इसी बिहेवियर का, पेक्यूलियर बिहेवियर जो है पानी का, इसी को इस्तेमाल करते हुए फ़िशेज़ आसानी से जो है वो सर्दियों में भी ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक यहाँ पे क्या बताना था कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जो अब आता है तो वो फैल जाता है, ठीक है। और जब बर्फ़ बन जाता है तो इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो बर्फ़ है ऊपर तैरती रहती है और नीचे जो है वो पानी रहता है, ठीक है। और पानी का जो है बर्फ़ जो है इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, तो वो ठंडक को नीचे नहीं आने देती, ठीक है। और पानी इस तरह से काफ़ी हद तक जो है फ़िशेज़ के लिए सूटेबल रहता है, गर्म रहता है, और इस तरह से फ़िशेज़ जो है वो महफूज रहती हैं। और अगर जो पानी सारा ही फ्रीज़ हो जाता नीचे से तो क्या होता, फ़िशेज़ जो है वो मर जाती। अब लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सप्लेन द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। पानी का जो पेक्यूलियर बिहेवियर है, ठीक है, अजीब जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करें कि किस तरह से वो जब फैलता है तो क्या होता है और जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है आपने करना है, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ तक ऊपर से लेकर 9.3 का थर्ड पार्ट, ठीक है, कंप्लीट आप करेंगे। और अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो बेस्ट वे है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप डायग्राम लाजमन ड्रॉ करें, ठीक है, जिसमें ऊपर आप जो है वो एक टैब बना देंगे जिसमें टेम्परेचर जिस तरह से नीचे फिगर में देख सकते हैं दिखाया गया वो राइट कर देंगे कि ये बर्फ़ है, आइस है, और नीचे जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर देंगे और साथ में एक फ़िश बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 9.5 है पानी के पेक्यूलियर बिहेवियर को समझने के लिए। पेक्यूलियर बिहेवियर, अच्छा जी, इसमें क्या बताता है, मटेरियल रिक्वायर्ड, जो चीज़ें आपको चाहिए वो कौन सी हैं। शीशे का ग्लास आपको चाहिए या बीकर ले लें, ठीक है। आइस क्यूब, यानी कि आइस जो क्यूब्स बनाए जाते हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़े सिंपली ले लें, और वाटर पानी चाहिए। टेक सम आइस क्यूब इन अ ग्लास, सबसे पहले तो आपने एक ग्लास लेना है, उसके अंदर ये पानी के जो क्यूब्स हैं, ठीक है, बर्फ़ के क्यूब्स हैं वो आपने डाल देने हैं। ऐड वाटर इन द ग्लास एंड फिल इट अप टू द ब्रिम,
उसके बाद आपने इसमें पानी भर लेना है, ठीक है, और ये मुंह तक मुकम्मल तौर पर जो है पानी से भर लेना है। अब आपको पता है कि पानी जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और बर्फ़ की डेंसिटी जो है कम होती है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप बर्फ़ डालें पहले या पानी डालें, ठीक है, बर्फ़ ने लास्ट में जो है वो ऊपर तैरना है, ठीक है। अच्छा जी, देन क्या बताता है, वाइप अप द ओवरफ्लोड वाटर फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। अगर पानी डालते हुए मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर आपने फिल करना है तो कुछ पानी आपका जो है वो नीचे गिरे भी काफ़ी, ठीक है, तो आपने जो है उसको साफ़ कर लेना है। वाइप अप का मीन होता है साफ़, ओवरफ्लोड का मीन होता है कि जो बहुत ज़्यादा भर गया और पानी बाहर गिर गया, वो वाला, ठीक है। वेट फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है कि आपकी जो बर्फ़ के ये जो टुकड़े हैं, पीसीस हैं, ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट करके पानी बन जाए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द वाटर लेवल इन द ग्लास। उसके बाद आपने बर्फ़ का जो जब बर्फ़ मुकम्मल तौर पे पिघल जाए तो आपने पानी का लेवल चेक करना है कि ग्लास के अंदर कितना पानी रह गया। वाई डज़ इट हैपन सो। आप फिर क्या देखेंगे कि पानी का लेवल जो है वो कम हो गया। जैसे बॉटल्स के अंदर जो है वो ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालते हैं, ठीक है, तो जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब हम बर्फ़ को ठंडा जो है वो पिघलने देते हैं उसके बाद चेक करते हैं तो पूरी बॉटल जो है, पूरा ग्लास जो है मुकम्मल तौर पर फिल नहीं हुआ होता, बल्कि कुछ हद तक जो है वो नीचे आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अच्छा जी, इसकी वजह क्या बनी है, इसकी वजह ये बनी है कि पानी जो है, बर्फ़ जो है वो ज़्यादा जगह घेरती है, ठीक है, तो जब वो मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट हुई है तो ज़ाहिर है पानी कम जगह घेरता था बर्फ़ के, तो ऑटोमेटिकली जो है खाली जगह बच गई, ठीक है। और उसकी वजह पानी का पेक्यूलियर बिहेवियर है कि जो सॉलिड है उसका, वो जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या नतीजा निकालेंगे। इस एक्टिविटी से हम यही नतीजा निकालेंगे कि जो बर्फ़ है उसकी जो डेंसिटी है या वॉल्यूम है, डेंसिटी है वो कम होती है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जगह घेरता है, जबकि पानी कम जगह घेरता है, ठीक है। की पॉइंट्स, सारा जो चैप्टर हमने स्टडी कर लिया, इसमें से अहम जो चीज़ें हैं वो हम पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। पहले है कि जो सन, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द मेन सोर्स ऑफ हीट। हमें हीट कहाँ कहाँ से हासिल होती है, बेसिकली सूरज से, आग से और बिजली से। आगे ये चीज़ हमने सोर्सेज ऑफ हीट में कर लिया था। ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड एंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती हैं। तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में स्टडी किया। सब सॉलिड एक्सपैंड और कंट्रैक्ट वेरी लिटिल एंड वी मे नॉट नोटिस देयर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। हाउएवर सम सॉलिड एक्सपैंड और कंट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन हीटिंग और कूलिंग। कुछ चीज़ें हैं कि कहता है कि वो ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है वो कम फैलती हैं, ठीक है, और वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो जो चीज़ है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी वो फैलेगी या सिकुड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो कम एक्सपेंड करती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड या कंट्रैक्ट करती हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग हॉट डे कैन कॉज डैमेज। अगर सॉलिड जो है वो गर्म दिन में जो है वो एक्सपेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत से डैमेज हो सकते हैं, और इस डैमेज से बचने के लिए भी हमने जो है 4-5 तरीके जो है वो स्टडी किए थे, जिसमें हमने जो है वो रेलवे ट्रैक का जो मसला भी हल करवाया था। इसी तरह से हमने ब्रिजेस का मसला भी डिस्कस किया था, पाइप्स का मसला भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारे जो है बेसिकली एक्सपेंशन के मसाइल को हल करने के लिए हमने डिस्कस किए थे। हॉट रिवर्टिंग इज़ अ कॉमन मेथड फॉर जॉइनिंग टू मेटल प्लेट फिल्मली। दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए हम
गर्म रिवर्टिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक जो किला होता है, ठीक है, रिवर्ट होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शदीद गर्म किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। देन जो है उसने डिस्कस किया है, बाईमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के अंदर बाईमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। थर्मोस्टेट क्या करता है, बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब बाईमेटालिक स्ट्रिप इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, आयरन एंड ब्रास। बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है 2 मुख्तलिफ जो है वो मेटल्स की बनी होती हैं, ठीक है, लोहे की और ब्रास की बनी होती हैं। इट बेंड्स व्हेन हीटेड और कोल्ड ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन कंट्रक्शन और मेटल्स। अच्छा जी, ये जब हम जो है वो इसको हीटअप करते हैं या फिर ठंडा करते हैं तो ये जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से एक्सपैंड या कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये बेंड कर जाती हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं। देन हमारे पास है थर्मोस्टेट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओवन्स, स्टोव्स etc, ठीक है। थर्मोस्टेट जो है कहता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कांस्टेंट या फिक्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बिजली से चलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि इस्त्री है, ठीक है, हीटर है, फ्रिज है, एसी है, ओवन है, या बिजली से चलने वाला जो चूल्हा है, ठीक है, तो उसमें थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास, when a liquid is heated its particle begin to move fast, interparticle distances increase, this makes the liquid expand, and the reverse happens when the liquid is cooled down, ठीक है। जब एक लिक्विड जो है वो गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल जो है वो तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो है तेज़ी के साथ मूव करेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई चीज़ दूर दूर चली जाती है, फासला ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, जगह ज़्यादा घेरते हैं, तो हम कहेंगे कि लिक्विड जो है वो एक्सपैंड कर गई है। जबकि इसके रिवर्स यानी कि ऑपोजिट उलट बात करें तो जब लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो जाएगा, हम कहेंगे लिक्विड जो है वो कंट्रैक्ट कर गया या फिर सुकर गया। वाटर बिहेव्स डिफरेंटली एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। इन दिस टेम्परेचर रेंज वाटर एक्सपैंड ऑन कूलिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। पानी जो है मुख्तलिफ़ तरह से एक्ट करता है, जिसका पिक्लियर बिहेवियर वाटर से डिस्कस कर लिया था। इसमें वो क्या बताता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो फैलता है, ठीक है, जब इसको सुकड़ता है जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये एक्सपैंड करना शुरू कर जाता है, यानी कि पानी जो है ठंडा करने पर फैलता है और गर्म करने पर सुकड़ता है, ठीक है। और ये जस्ट इसी टेम्परेचर के वाले से है, ये नहीं कि 5 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाएंगे तो पानी जो है वो सुकड़ेगा ही, बल्कि वो 5 पे फैलना शुरू कर देगा। When a gas is heated, its particles move fast and interparticle spaces increase. As a result, the gas expands and its volume increases. The reverse happens when the gas is cooled down. बिल्कुल इसी तरह से कहता है कि जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स भी तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर जाते हैं, और पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है यानी कि फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और इसके नतीजे में गैस जो है वो फैल जाएगी और इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और बिल्कुल इसी के उलट जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो पार्टिकल जो हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो गैस जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अभी इतना ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन अलग कर रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज वर्क जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक जितना अभी तक किया है वो आपने अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेना है, नेक्स्ट में MCQ से आप कर लेंगे, ठीक है।
हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।